नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, परीक्षावाणी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज पे फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम सेशन का 49वां पार्ट लेकर आ रहे हैं। इससे पहले हमने 1600 क्वेश्चनों पर डिस्कस किया। आज हम फिर से 50 क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे और कल यानी कि आज से एक दिन बाद 1700 क्वेश्चनों के कलेक्शन के साथ हम परीक्षावाणी को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज सीरीज चलाने वाले हैं जीएस की, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के डेली के आपको 25 क्वेश्चन एवरी सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं 100 क्वेश्चंस की एमसीक्यूज वीडियोज़ आप लोगों को इस बीच देखने को मिलने वाली है, जो उत्तराखंड पुलिस दरोगा और खासकर खनिज सहायक वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पन का उपनाम क्या है? तो दोस्तों, गुस्से या सैं के रूप में हमारा सुमित्रानंदन पन जी को जाना जाता है। सुमित्रानंदन पन जी से हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी, जो इससे पिछले वाली वीडियो में लगभग हमारी हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से भी उन सभी वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। गिरदा उपनाम किसका है? तो दोस्तों, गौरीदत्त पांडे को गोरदा उपनाम से जाना जाता है। गिरदा को हम गिरीश तिवारी जी के रूप में जानते हैं। नगाड़े खामोश है, जिनकी रचना भी हमने कल देखी थी। अगर बात गोरदा की करेंगे तो दोस्तों, गोरदा हमारे गौरीदत्त पांडे जी को जाना जाता है। सरला बहन का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों, कैथरीन हेलीमन हमारा सरला बहन का वास्तविक नाम था। सरला बहन के द्वारा कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की जाती है, जो 1941 के आसपास की मानी जाती है। मैती उपनाम है तो दोस्तों, मैती उपनाम कल्याण सिंह रावत जी का है। कल्याण सिंह रावत जी ग्वालदम इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के रूप में जाने जाते हैं, जो कि हमारे बायोलॉजी के एक शिक्षक के रूप में प्रमुखता वहाँ पर उनकी रहती है। अगर बात करेंगे तो दोस्तों, मैती आंदोलन का जो संबंध है वो आपका वृक्षारोपण से संबंधित हम इसको कह सकते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से हमारा शिव प्रसाद डबराल जी को जाना जाता है। अगर उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों की अगर बात करें तो वो भी हमारे शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा ही लिखी गई है, तो उसको भी आप लोग याद करेंगे। गर्वभंजक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, जब गर्वभंजक की आवाज पहले क आता है उसके बाद फिर ना आता है, ऐसे इसको याद करिएगा। तो गर्वभंजक किसे कहा जाता है? तो माधव सिंह भंडारी को आप लोग गर्वभंजक कहेंगे। और गर्वभंजन की अगर बात करें तो दोस्तों, गर्वभंजन आपका महपति शाह के रूप में जाने जाएगा। इनकी गर्वभंजन है ये आपका महपति शाह का जो सेनापति है वो माधव सिंह भंडारी के रूप में जाना जाता है। तो माधव सिंह भंडारी को आप लोग गर्वभंजक के रूप में याद करेंगे और महपति शाह को गर्वभंजन के रूप में याद करेंगे। तो देखिएगा, मुसोलिनी व कुमाऊं का शेर उपनाम किसके हैं? तो दोस्तों, मुसोलिनी बोले या काली कुमाऊं का शेर बोले, ये दोनों ही नाम हर्षदेव ओली जी के देखने को मिलते हैं। दैवज्ञ के नाम से किसे जाना जाता है? इससे पहले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दैवज्ञ के जो उपनाम से हम जानते हैं वो मुकुंदराम बड़थवाल जी को जाना जाता है। झांसी की रानी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, तीलू रौतेली को झांसी की रानी के रूप में जाना जाता है। गढ़केसरी के नाम से जाने जाते हैं तो दोस्तों, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को हमारा गढ़केसरी के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, हिमालय पुत्र उपनाम किसका है? तो दोस्तों, हिमालय पुत्र हमारा गोविंद वल्लभ पंत जी को कहा गया। अच्छा, इसमें हिमालय पुत्र के नाम से इन्हें किसने संबोधित किया था? तो दोस्तों, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनको हिमालय पुत्र की उपाधि दी गई थी। यानी कि उनका एक कथन भी था, हिमालय पुत्र हिमालय जैसा महान है करके उनका एक कोट आता है हमारा। तो उसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू की रक्षा करते हुए इन्होंने खुद डंडे खाए थे, तो उसके ही संदर्भ में इनको हिमालय पुत्र के नाम से भी जाना गया था। राज्य के किस व्यक्ति को आज़ाद उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, श्रीधर किमोठी को राज्य के आज़ाद उपनाम नामक व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। किंग ऑफ कुमाऊं किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, हेनरी रैमजे को किंग ऑफ कुमाऊं के रूप में जाना जाता है। मौलिक पंडित किसका उपनाम है? तो दोस्तों, मौलिक पंडित हमारा नैन सिंह रावत जी का उपनाम देखने को मिलता है, जो कि पिथौरागढ़ जनपद के मुंशियारी तहसील से बिलोंग करते हैं। मशरूम गर्ल के नाम से प्रसिद्ध है तो दोस्तों, दिव्या रावत को हमारा मशरूम गर्ल के रूप में जाना जाता है। बैडमिंटन क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है? तो मधुमिता बिष्ट को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है। किसे उत्तराखंड की तीजन बाई कहा जाता है? तो दोस्तों, कबूतरी देवी, जिनका संबंध पिथौरागढ़ जनपद से है, तो इनको उत्तराखंड की तीजन बाई के रूप में जाना जाता है। टॉयलेट मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, रमेश भटेजा जी को हमारा टॉयलेट मैन ऑफ उत्तराखंड के रूप में जाना जाता है। किसे नशा मुक्ति अवस्थी के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों, डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी जी को हमारा नशा मुक्ति अवस्थी के रूप में जाना जाता है। एपण गर्ल ऑफ कुमाऊं किसे कहा जाता है? तो मीनाक्षी खाती जी को एपण गर्ल ऑफ कुमाऊं के रूप में जानते हैं।
एप्पल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंद्र सिंह बिष्ट जी को हमारा एप्पल मैन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? तो देवाधामी जी को हमारा छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड के रूप में जानते हैं। उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों उत्तराखंड में जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद है, इसकी स्थापना 21 फरवरी 2005 को देहरादून जनपद में की जाती है। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी कि यूसैक की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 21 सितंबर 2005 को अंतरिक्ष उपयोग केंद्र बोले या यूसैक की स्थापना उत्तराखंड के अंदर की जाती है। प्रदेश का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क विकसित किया गया है। तो दोस्तों प्रदेश का सबसे बड़ा जो जैव विविधता पार्क है, ये हल्द्वानी में देखने को मिल रहा है। पंचायत में ई पंचायत लागू करने हेतु ई ग्राम स्वरोजगार पोर्टल शुरू किया गया। तो दोस्तों ये आपका 24 अप्रैल 2020 को स्वरोजगार पोर्टल शुरू किया गया था, जो कि ई पंचायत के रूप में जाना जाने लगा। राज्य डाटा सेंटर का शुभारंभ किया गया है। तो दोस्तों 26 नवंबर 2018 से राज्य में डाटा सेंटर का शुभारंभ किया गया है। जनता से सीधे संवाद हेतु सीएम हेल्पलाइन नंबर है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को किसी विभाग से संबंधित या फिर किसी सरकारी जो हमारे सिस्टम है उससे संबंधित अगर कोई ऐसी शिकायत होती है या फिर ऐसी कोई आपको उस पर संलिप्तता होती है, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि जो आपका 1905 नंबर हमारा बना हुआ है यानी कि सीएम हेल्पलाइन, तो यहाँ पर आप लोग फ़ोन करके अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं, जिसमें त्वरित कार्यवाही आपकी की जाती है। जिसका अगर सीएम हेल्पलाइन नंबर की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये 1905 के रूप में जानी जाती है। आजकल विशेष चर्चा का विषय इसीलिए बना हुआ है क्योंकि अधिकतर जो आजकल कंप्लेंट होती है वो 1905 के जरिए ही उत्तराखंड में देखने को मिलती हैं, तो उनकी जल्द ही भी कार्यवाही भी होती है और सिस्टम में बैठे जो अधिकारी हैं वो परेशान भी इससे ज़रूर होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं। तो देखिएगा प्रदेश में IT अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों प्रदेश में जो IT अकादमी है ये हल्द्वानी में इसकी स्थापना की गई है। उत्तराखंड जैव विविधता परिषद की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो दोस्तों उत्तराखंड में जैव विविधता परिषद की जो स्थापना है ये पंतनगर नैनीताल जनपद में की गई है। पटवा डांगर में स्टेट वैक्सीन इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों पटवा डांगर आपका नैनीताल जनपद में देखने को मिलता है। 1903 में यहाँ पर वैक्सीन इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। देश की प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कब और कहां हुआ है? तो दोस्तों ये आपका फरवरी 2023 में देश का प्रथम ग्रामीण जो विज्ञान कांग्रेस है इसकी स्थापना देहरादून में की जाती है। प्रदेश में कितने वायु गुणवत्ता मापन केंद्र स्थापित हैं? तो दोस्तों प्रदेश में 4 वायु गुणवत्ता मापन केंद्र के रूप में इसको विकसित किया गया है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो केंद्र द्वारा गोमुख तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव भारतीय भागीरथी के दोनों तटों पर 100 मीटर की दूरी में किया गया। अच्छा, इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत कब रखा गया? तो यह आपका 8 दिसंबर 2012 को रखा गया है। देहरादून व उसके आसपास के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन कब घोषित किया गया? तो दोस्तों देहरादून और उसके जो आसपास का क्षेत्र है उसको 1996 में इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत घोषित किया गया है। मसूरी में वाहनों पर टैक्स लगाया गया। तो दोस्तों मसूरी में जो वाहन है उन पर टैक्स लगाया था 2009 में और ये मसूरी नगर पालिका के द्वारा लगाया गया था। मसूरी नगर पालिका की स्थापना 1842 ईस्वी में होती है और राज्य की पहली नगर पालिका का दर्जा भी इसको दिया गया है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। तो दोस्तों उत्तराखंड में जो प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड है इसकी स्थापना 2001 में की जाती है। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो दोस्तों गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 14 जून 1985 को वाराणसी में हुई है। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो दोस्तों गंगा को जो राष्ट्रीय नदी है ये 4 नवंबर 2008 को घोषित किया जाता है। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के गठन कब किया गया? तो 2008 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया था। स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों स्वच्छ गंगा मिशन की जो शुरुआत है वह आपकी 2009 में की जाती है। अगर बात करेंगे स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत कब की गई? तो स्पर्श गंगा अभियान की जो शुरुआत है वो 17 दिसंबर 2009 को की जाती है। गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता जो दिवस है वो मनाया जाता है। नमामि गंगे अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों नमामि गंगे जो अभियान है इसकी शुरुआत 7 जुलाई 2016 को की जाती है। कुमाऊं क्षेत्र के लोगों से बनी रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट का नाम कब मिला? तो दोस्तों 27 अक्टूबर 1945 को इसको कुमाऊं रेजिमेंट का नाम मिलता है और कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय है वो आगरा से हटाकर रानीखेत में कब स्थानांतरित किया जाता है? तो 1948 यानी कि मई 1948 आप लोग आंसर करेंगे। 1947 में
भारत पाक युद्ध में कश्मीर हवाई अड्डे की रक्षा करने वाले व मरणोपरांत परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा का संबंध है। तो दोस्तों ये चारवें जो कुमाऊं रेजिमेंट बटालियन है, फिर चौथी कुमाऊं रेजिमेंट बटालियन से इनका संबंध देखने को मिलता है। और खासकर बात करें तो दोस्तों भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जो कश्मीर हवाई अड्डा है वहाँ पर मरणोपरांत इनको परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। अगर देखा जाए तो दोस्तों कुमाऊं रेजिमेंट के किन बटालियनों को भारतीय सेना में वीरों का वीर कहा जाता है? तो दोस्तों 13वीं और 15वीं बटालियन को कुमाऊं रेजिमेंट में वीरों के वीर के रूप में भी इनको जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले एक बार आ भी चुका है। उत्तराखंड या फिर गढ़वाल राइफल्स की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 5 मई 1987 को इसकी स्थापना अल्मोड़ा में की जाती है। अभी अगर देखा जाए तो गढ़वाल राइफल का जो मुख्यालय है वो आपका लैंसडाउन में देखने को मिलता है। अगर इसको कब स्थानांतरित किया गया तो दोस्तों 4 नवंबर 1887 को इसको अल्मोड़ा से लैंसडाउन में स्थानांतरित किया गया था। प्रथम बटालियन 39 गढ़वाली राइफल को रॉयल खिताब कब मिला था? तो दोस्तों 1921 में गढ़वाल राइफल्स को रॉयल खिताब भी जीता है। तो 1921 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और 39वीं गढ़वाल राइफल्स ये बटालियन आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण देखने को मिलती है। गढ़वाल रेजिमेंट का युद्ध घोष क्या है? तो दोस्तों जय बद्र विशाल देखने को मिलता है। अगर कुमाऊं रेजिमेंट की अगर बात करेंगे तो माँ काली देखने को मिलती है। वहीं अगर गढ़वाल रेजिमेंट की बात करेंगे तो जय बद्र विशाल देखने को मिलता है। दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं, इससे पहले एग्जाम में बन चुकी हैं। दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस किस वर्ष मिला था? तो दोस्तों दरबान सिंह नेगी को जो हमारी पहला विश्व युद्ध चल रहा था उसके समय विक्टोरिया क्रॉस से इनको सम्मानित किया जाता है 1914 में। ये चमोली जनपद के निवासी हैं। दूसरे जो व्यक्ति हैं वो आपके दरबान सिंह नेगी के रूप में जाने जाते हैं। दरबान सिंह नेगी को कब दिया गया था? तो दोस्तों दरबान सिंह नेगी को 1914 में तो दरबान सिंह नेगी हैं। दूसरे जो विक्टोरिया क्रॉस है हमारे वो हमारे गबर सिंह नेगी हैं। अगर गबर सिंह नेगी की मैं अगर बात करूं तो दोस्तों ये आपके टिहरी जनपद के देखने को मिलते हैं। इनको अगर बात करेंगे कि विक्टोरिया क्रॉस कब मिला था तो आप लोग 1915 में आंसर करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के समय इनको भी विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज का जो सेशन है 50 क्वेश्चंस का ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। बात करेंगे अगले नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस में और परीक्षा वाणी का जो सीरीज है उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। बहुत जल्द आप लोगों के साथ हम मिलने वाले हैं एमसीक्यूज फॉर्मेट के साथ और बहुत मज़ा आने वाला है। ये जो सीरीज है आप लोगों के लिए थोड़ा सा स्पेशल रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में उस सीरीज से भी जरूर जुड़ने का प्रयास करें। साथ ही जो हमारी परीक्षा वाणी वाली सीरीज है इसको भी अधिक से अधिक फैलाने का प्रयास करें। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये वीडियोज़ पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।